औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में हूँ। आज हेल्थ साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए हेल्थ साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स। हेल्थ साइकोलॉजी जो कि साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, उसको लेकर आपकी खिदमत में आज हाज़िर हुए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाने के लिए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स हेल्थ साइकोलॉजी के हवाले से क्लियर होंगे। तो आइए बाकायदा इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, साइकोलॉजी के मुख्तलिफ एरियाज़ पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहले हम हेल्थ साइकोलॉजी की डेफिनेशन पे बात करते हैं कि ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जो रिलेट करते हैं हमारी वेलनेस से और इलनेस से। ठीक है जी, हमारी यानी सेहत से और बीमारी से जिनका ताल्लुक है, इसमें प्रिवेंशंस आ जाती हैं, इसमें डायग्नोज आ जाता है और ट्रीटमेंट आ जाता है जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हवाले से। 1977 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको एज अ डिवीज़न जो है वो ऐड किया हेल्थ साइकोलॉजी को, और इसका डिवीज़न जो है वो 38 इसका नेम है, यानी इसका डिवीज़न 38 अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स हम स्टडी करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिनमें बायोसाइको सोशल मॉडल है। इसका ताल्लुक है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनका ताल्लुक जो है वो ये इंटरेक्शन होता है हमारी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के साथ। जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है बेसिकली वो हमारा जो हेल्थ के बारे में बिलीफ होता है उसको डिस्कस करता है कि जैसा हम हेल्थ उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि हम बीमार हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, अगर हम ठीक हैं तो हम ठीक रहते हैं। यानी जैसा हमारा उसके बीमारी के बारे में बिलीफ होता है, अपनी सेहत के बारे में बिलीफ होता है, वैसा ही हमारी बॉडी जो है वो, हमारा माइंड जो है वो फंक्शन करता है, हमारा बॉडी जो है वो फंक्शन करती है। बिलीफ जैसे एक पर्सनल थ्रेट इलनेस के बारे में होती है, डिजीज़ के बारे में होती है। इकट्ठे तौर पर जब एक अपने इंसान का पर्सनल बिलीफ होता है वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को डिटरमिन करता है। ठीक है जी, ये इसमें ये जो हेल्थ बिलीफ मॉडल था इसको इनिशियली रोजनस्टॉक ने 1966 में डेवलप किया था। इसके बाद इसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स आती गई। उसके बाद ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल जिसको टीटीएम भी कहा जाता है, और पहला जो था एचबीएम था, हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो जो टीटीएम है वो बेसिकली एक डायनामिक थ्योरी है ऑफ चेंज की, और ये बेस करती है अजम्पशन दैट देयर इज़ अ कॉमन सेट ऑफ चेंज प्रोसेस, के एक चेंज का प्रोसेस है बाकायदा तौर पर। वो चेंजेस कैसे होती हैं उसके मुख्तलिफ स्टेप्स में से गुजरा जाता है, जिसमें कि उसकी 6 स्टेजेस हैं टीटीएम की। और उनमें सबसे पहली प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज है, फिर कॉन्टेम्पलेशन है, फिर प्रिपरेशन है, फिर एक्शन है, फिर मेंटेनेंस है, उसके बाद टर्मिनेशन है। इन स्टेजेस से वो कहता है कि जब इंसान गुजरता है कॉमन सेट ऑफ चेंजेस जो कि प्रोसेसेस करती हैं और ये अप्लाइड करती हैं अक्रॉस ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ बिहेवियर, हमारा हेल्थ बिहेवियर कैसे बनता है उस हवाले से। सोशल कॉग्निशन मॉडल जो है, दिस मॉडल जो है वो examine factors that predict behavior or behavioral intentions, and in addition examine why individual fail to maintain a behavior to which they are committed। यानी वो किस तरह से एक इंसान जो है वो उसमें फेल होता है उस बिहेवियर को जिसमें वो शामिल होता है। यानी इसका मकसद कि जो फैक्टर्स जो प्रेडिक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को उनको एग्जामिन करता है ये मॉडल जो है, और बिहेवियर इंटेंशंस जो हम देते हैं वो सारी उनको। उसके बाद आ जाता है हमारा थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर मॉडल। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर मॉडल में ये जो थ्योरी है प्लान्ड बिहेवियर की, ये 1980 में स्टार्ट हुई। इसको प्रिडिक्ट किया इंडिविजुअल इंटेंशन के तौर पर, और इसका ये एक इंडिविजुअल हमारी जो इंसान की अफराद की जो इंटेंशन होती है इंगेज करने की अपने बिहेवियर को एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के साथ, तो ये थ्योरी जो है वो इंटेंडेड टू एक्सप्लेन ऑल बिहेवियर्स ओवर विच पीपल हैव द एबिलिटी टू एक्सर्ट सेल्फ कंट्रोल, कि तमाम जो बिहेवियर्स जो हमारे जिनको कोई भी इंसान अपने अंदर रखता है, एक्सर्ट करता है अपने ऊपर ज़ाती कंट्रोल के लिए, उनके हवाले से ये बात करती है कि यहाँ यानी हमारा अपना खुद का कंट्रोल होता है बीमारियों के हवाले से भी, कि हम कितने जल्दी ठीक होते हैं और कितनी जल्दी उन बीमारियों से हम निजात पाते हैं, या कितनी जल्दी हम बीमारियों को कबूल करते हैं और बीमार हो जाते हैं। ये इंसान की प्लान्ड बिहेवियर वो कहता है इसको।
जी, PNI साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, द इम्यून सिस्टम एंड द ब्रेन, उसको कहा जाता है PNI साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। यानी इसमें ये एक रिलेशन बताती है जिसमें उसको स्टडी किया जाता है कि जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इम्यून सिस्टम और ब्रेन का स्ट्रेस, किसी भी इंसान की जो रिस्पॉन्स होता है किसी इवेंट के लिए जो कि थ्रेटनिंग हो सकता है या चैलेंज हो सकता है, उसको स्ट्रेस कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स हैं स्ट्रेसर्स की, जिनको स्ट्रेसर्स को कैटाक्लाइस्मिक इवेंट्स होते हैं, पर्सनल स्ट्रेसेस होते हैं और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। कैटाक्लाइस्मिक जो इवेंट्स होते हैं ये नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है। जो पर्सनल स्ट्रेसर्स होते हैं वो इंसान के ज़ाती जिनका ताल्लुक इंसान की ज़ात से, यानी जैसे कि डेथ किसी फैमिली मेम्बर की हो जाती है या कोई इमीडिएट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं या इंसान जो है जनरली फैड हो जाता है टाइम के साथ साथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी भी सदमे के बाद के जो असरात होते हैं जिसमें विक्टिम जो होता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्ट्रेसर्स फील करता है, एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होता है जब कभी वो एक्सपीरियंस करता है किसी भी, उसके बाद उसको री एक्सपीरियंस करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाद में, यानी वो सदमा, वो जो तकलीफ दे मरहला होता है वो बाद में भी इंसान की ज़िंदगी में उसको तकलीफ देता है, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। कुछ बैकग्राउंड स्ट्रेसर्स होते हैं जिनको डेली हैजल्स भी कहा जाता है, जैसे कि हम ट्रैफिक में जब फंस जाते हैं ये हैं, या किसी से कोई प्रॉब्लम हमें हो जाती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो ये लॉन्ग टर्म इल इफ़ेक्ट इफ़ दे कंटिन्यू, अगर ये जारी रखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डालते हैं। वैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको बैकग्राउंड स्ट्रेसेस कहते हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स जो असरअंदाज होती हैं एक इंटरेक्शन जब होता है साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल डिफ़िकल्टीज़ का, तो उसकी वजह से जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। जी, जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम जिसको GAS कहा जाता है, एक थ्योरी थी जिसको डेवलप किया था सेले ने, और ये सजेस्ट करती है कि एक पर्सन्स का जो रिस्पॉन्स होता है किसी स्ट्रेसर के लिए वो कंसिस्ट होता है 3 स्टेजेस पर। एक अलार्म एंड मोबिलाइजेशन है, एक रेजिस्टेंस है और एक एग्जॉशन है। 3 पे वो यानी 3 स्टेजेस हैं किसकी, जो स्ट्रेसर होता है उसकी। इसको कहा जाता है GAS, ये सेले ने डेवलप की थी। कोपिंग कहते हैं जी, जो हम कोशिश करते हैं जी कंट्रोल करने की, रिड्यूस करने की या सीखने की या टॉलरेट करने की किसी भी थ्रेट से या उन चीज़ों से जो हमें स्ट्रेस कर सकती हैं, तो वो कोपिंग जिसको बचाव कहा जाता है। इमोशन फोकस्ड कोपिंग ऐसी होती है जिसमें हम इमोशन फोकस, जिसमें जो अफराद होते हैं वो ट्राई करते हैं मैनेज करने के अपने इमोशंस को जब वो किसी भी स्ट्रेस को फेस करते हैं। किस तरह से जब वो करते हैं जी, वो चेंज करते हैं अपने सोचने के अंदाज को किसी भी हवाले से, और ये परसीव करते हैं या प्रॉब्लम को परसीव करने के, जब यानी किसी चीज़ को प्रॉब्लम को परसीव करते हैं या फील करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो फिर अपने वो चेंज कर देते हैं सोचने के अंदाज को। जी, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है जी, एक इमोशन फोकस्ड है, एक प्रॉब्लम फोकस्ड है। प्रॉब्लम फोकस्ड पहली में इमोशंस को चेंज किया जाता है, इसमें प्रॉब्लम्स के जो है उसको फोकस को चेंज कर दिया जाता है, उसमें इमोशंस के फोकस को, इसमें प्रॉब्लम के फोकस को, इसमें मॉडिफाई किया जाता है स्ट्रेस प्रॉब्लम्स को, ये सोर्स ऑफ स्ट्रेसेस को। तो प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज लीड करती हैं चेंज इन बिहेवियर और टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान ऑफ एक्शन टू डील विद स्ट्रेसेस। लर्न हेल्पलेस एक कंडीशन होती है, लर्न हेल्पलेसनेस इसको कहा जाता है, जिसमें कि अक्सर लोग पीपल जो है वो कंक्लूड करते हैं कि जो अनप्लेजेंट और अवर्सिव स्टिमुलाई कैन नॉट बी कंट्रोल, जब वो बेबस हो जाते हैं कि मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता, वो दुनिया को जो है इतने आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं कि दे सीज ट्राइंग टू रिमूव द अवर्सिव सर्कमस्टांसेस, वो उनको सीज हो जाते, रुक जाते हैं, उसको चेंज नहीं कर पाते उन जो अवर्सिव उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है हार्डीनेस आ जाता है, एक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि एसोसिएटेड होता है लोअर रेट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, जिसका लोअर रेट की जो रिलेटेड जो स्ट्रेस इलनेस होती है उसके, और कंसिस्ट इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कमिटमेंट कहा जाता है, एक चैलेंज होता है और एक कंट्रोल, ये हार्डीनेस के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी। और ये एक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एसोसिएटेड है लोअर रेट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। ठीक है जी।
और उसके बाद सोशल सपोर्ट आ जाती है, एक म्यूचुअल नेटवर्क ऑफ केयरिंग इंटरेस्टेड अदर, जो दूसरे लोगों के साथ लोग हमारा ख्याल करते हैं कि कोई किसी प्रॉब्लम है उस हवाले से, तो उसको सोशल सपोर्ट कहा जाता है। कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से कैसे बचा सकता है कि मुख्तलिफ इसकी इसके लिए जो फॉर्म्स हैं इसकी, जिसमें कि अनकॉन्शियस यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स का इंसान करता है, डिफेंस मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करता है, और इमोशन फोकस्ड और प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। स्ट्रेस को जो है वो सेंस ऑफ कंट्रोल के ज़रिए भी जब हम डेवलप कर लेते हैं एक सेंस ऑफ कंट्रोल किसी भी सरकमस्टांसिस के ऊपर, यानी बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे शुरू में ऐसे हालात आते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती, लेकिन बाद में हम उनको हालात को समझना शुरू कर देते हैं और फिर अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो सेंस ऑफ कंट्रोल कुछ केसेस में जो है वो अफराद जो है डेवलप करते हैं एक लर्नड हेल्पलेसनेस स्टेज, ठीक है जी, यानी बेवार। अच्छा, इसके मुख्तलिफ टाइप पैटर्न्स हैं जी। टाइप ए बिहेवियर पैटर्न किसको कहते हैं? क्लस्टर होता है बिहेवियर्स का जिसके अंदर हॉस्टिलिटी होती है, कम्पिटिटिवनेस होती है, टाइम अर्जेंसी होती है एंड फीलिंग ड्राइवन होता है। ये टाइप ए बिहेवियर पैटर्न होता है। टाइप बी बिहेवियर पैटर्न जो होता है उसमें क्लस्टर ऑफ बिहेवियर जो कि कैरेक्टराइज होते हैं पेशेंस, कोऑपरेटिव, नॉन कम्पिटिटिव एंड नॉन एग्रेसिव मैनर्स में इसको टाइप बी जो है वो बिहेवियर पैटर्न, यानी किसी भी जब स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए इंसान ये दो तरह के बिहेवियर पैटर्न्स शो करवाता है। एक टाइप ए वाले जो कि टाइम इमरजेंसी, जल्दी और फीलिंग ड्राइवन है, भागती हैं जल्दी जल्दी, यानी उनकी सोचें दौड़ रही होती हैं, भाग रही होती हैं और अपने आप को ऐसे जैसे महसूर हो गए, कैद में हो गए। लेकिन दूसरे में पेशेंस होता है, बर्दाश्त होती है। और इंसान का जो अफराद का जो एटीट्यूड है और इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं वो भी अफेक्ट करते हैं उसके कोर्स ऑफ कैंसर थ्रू लिंक टू द इम्यून सिस्टम, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। लेकिन इंसान का जो एटीट्यूड है और इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं वो भी उसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आजकल हमारा कोरोना कोविड-19 का है तो इसमें इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जितना हाई होगा तो उतना ही हम इससे खिलाफ जो है हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा ज़्यादा होगी और हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये यानी इंसान का जो एटीट्यूड है और इमोशनल रिस्पॉन्स है वो बहुत अहम किरदार इसमें अदा करते हैं, याद रखिएगा। स्मोकिंग जो है वो एक स्मोकिंग हमारी प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैज़ प्रूव टू बी डिफ़िकल्ट टू क्विट, इसे छोड़ना मुश्किल होता है। बहुत सारे स्मोकर जो है अवेयर होते हैं इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस से भी है, लेकिन फिर भी इसको कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स का जो है उसमें कॉज में एक अहम वजह है स्मोकिंग। तो रिएक्टेंस जो होता है एक नेगेटिव इमोशनल और कॉग्निटिव रिएक्शन है जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वंस फ्रीडम, इंसान को अपनी फ्रीडम से रिस्ट्रिक्ट करता है जी, उसे रोकता है, उसको कहते हैं रिएक्टेंस। सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं अफराद की अपनी, जो इंसान हम अपनी ज़िंदगियों को खुद एवेल्यूएट करते हैं अपने थॉट्स और अपने इमोशंस के ज़रिए से, उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव वेलबींग जी। यानी हमारे थॉट्स और इमोशंस के हवाले से जब हम अपने आप को एवेल्यूएट करते हैं अपनी ज़िंदगियों के कि भाई हम कैसे हैं, क्या है, लोग हमसे कितना खुश हैं कितना नहीं है, लोग हमारी कंपनी को कितना महसूस, वो सब्जेक्टिव वेलबींग होती है। सब्जेक्टिव वेलबींग की यहाँ पे भी कि हम मैयर करते हैं जी कितना हम हैप्पी हैं, ठीक है जी। हाई हमारा जो है हाईएस्ट इन पीपल विद हाई सेल्फ स्टीम, सेंस ऑफ कंट्रोल कितनी, ऑप्टिमिज्म कितना है, सपोर्टिव नेटवर्क हमारा, क्लोज फ्रेंडशिप कितनी, वही चीज़ उन्होंने पहले बात। कोपिंग स्ट्रेटजीज कोई भी जो है वो जिस बचाव के जो तरीके हैं किसी भी हमारी हेल्थ इश्यूज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसको कोपिंग स्ट्रेटजीज कहा जाता है। इसमें दो तरह की होती है, एक प्रॉब्लम फोकस्ड होती है और एक इमोशन फोकस, जो पहले बात इस पे कर चुके हैं। तो जो लोग एक्टिव स्टेप्स लेते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कम डिप्रेशन फील करते हैं और इलनेस फील करते हैं और नेगेटिव लाइफ इवेंट्स को, यानी पीपल हु टेक एक्टिव स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो एक्टिव स्टेप्स लेते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए, फौरी तौर पर उनको सोचते हैं, गौर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इनकी वजह से हो रहा है वो सारा। बायो फीडबैक और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स की जाती हैं जी, अटैम्प्ट करवाई जाती हैं लोगों को सिखाने के लिए कि उन्होंने किस तरह अपनी फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज हैं
उनको जो है वो कंट्रोल करना है। और इसके लिए क्या किया जाता है, लर्न किया जाता है टेंशन को पहले तो रिकग्नाइज करना और फिर रिड्यूस करना किसके ज़रिए से, डीप मसल रिलैक्सेशन और कंसंट्रेशन के ज़रिए से। ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम अपनी फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक, जिसमें हम रिकग्नाइज करना सीख जाते हैं टेंशन्स को और रिड्यूस करना इसको सीख जाते हैं मसल रिलैक्सेशन के ज़रिए। एक्सरसाइज जो है वो हेल्पफुल होती है जी स्ट्रेस से बचने के लिए लंबे अरसे तक, यानी एक्सरसाइज जो है वो हेल्प कर सकती है कोप विद स्ट्रेस ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे तरह में। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसमें कि लोगों को मदद की जाती है उनको रिकग्नाइज करवाना और मॉडिफाई करवाना अपने कॉग्निटिव और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर, तो उनको रिकग्नाइज करवाया जाता है कि भाई आपने अपने जो आपकी कॉग्निशन है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसकी वजह से आपको जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको किस तरह से आपने रिकग्नाइज करना, फिर कैसे मॉडिफाई करना रिकग्नाइज करने के बाद। टाइप ए बिहेवियर जो है वो इसको कैन बी चेंज थ्रू बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव टेक्निक्स। जो टाइप ए बिहेवियर है हमने पहले भी पढ़ा था, उसको चेंज किया जा सकता है बिहेवियर और कॉग्निटिव टेक्निक्स के ज़रिए से। और इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, कॉर्नरी जो हमारी हार्ट डिजीज़ होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं जब हम टाइप ए बिहेवियर पर कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, बिहेवियरल कॉग्निटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा टॉपिक हेल्थ साइकोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, न सिर्फ आपकी स्टडी के हवाले से बल्कि आपकी हेल्थ के हवाले से। अगर आप मुकम्मल तौर पर अपने इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, अपने डेली इश्यूज़ को सीख लेते हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। हेल्दी लाइफ वो हेल्दी लाइफ जिसमें कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी शामिल है और आपकी मेंटल हेल्थ भी शामिल है। तो हेल्थ साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन साइकोलॉजी, और जो एमएससी वाले हैं उनको इस पर खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाना चाहिए कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जिस्मानी बीमारियां भी हमारी वो नफ्सियाती मसाइल की वजह से पैदा होती हैं और हमारी सोचने के अंदाज से पैदा होती हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को हम जब बड़ा बड़ा करके अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हैं तो उसकी वजह से हम स्ट्रेसेस का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स की हमने बात की उसकी वजह से, और कैंसर जैसे मौजी मर्ज, और इनके खिलाफ बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं अपनी सोच को, अपनी कॉग्निशन को मजबूत रखना, उसको चेंज करना, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, और अपने एटीट्यूड को जो है वो हेल्दी रखना, ताकि आपका इम्यून सिस्टम लूज ना हो सके और इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहे। और जब इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां इंसान की वो वैसे ही नेचुरली तौर पर ठीक हो जाएंगी। तो खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए और आपको सेहतमंद ज़हनी और जिस्मानी सेहत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।